मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए किस चीज का बना हुआ है, डीएनए कैसे बना हुआ है। और डीएनए को अगर मैं केमिकली बात करूं तो ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पूरा नाम कहाँ से आया है, कैसे बना हुआ है डीएनए, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। सो डीएनए को अगर हम, आपको अब ये सब समझ में आ गया है कि न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के हर छोटे पार्ट को हम जीन कहते हैं, जो कि क्या बनाता है, ये जीन जो है वो एक्चुअली डीएनए है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है, वो बनाता है आरएनए, राइट। और आरएनए बनाता है प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर्स शो होते हैं, मतलब ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि फिनोटाइप क्या है। जीन में जीनोटाइप होता है एंड वही हमारा फिनोटाइप बताता है, ठीक है। तो डीएनए को अगर मैं केमिकली बोलूं तो डीएनए की अब मैं बात कर रही हूँ कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और ये बना कैसे हुआ है। तो डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉलीमर किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो, मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, उसको पॉलीमर कहते हैं। हर छोटे मॉलिक्यूल को मैं मोनोमर बोलूंगी, मतलब पॉलीमर जो है वो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये कैसा पॉलीमर है डीएनए, डीएनए को हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पॉली मतलब मैनी, ठीक है। सो मैनी न्यूक्लियोटाइड्स इज डीएनए। अभी न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना हुआ है। एक होता है शुगर। कौन सी शुगर मिलती है डीएनए में, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। ये डीऑक्सी राइबोस शुगर कैसे बनेगी ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर होता है इसमें, क्या होता है इसमें, और शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बताया था कि दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब होते क्या है, हमने नाम तो पढ़ लिए थे कि प्यूरिन्स बोलते हैं, पिरिमिडिन्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की चेन से कुछ भी अगर बना हुआ है तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजनस बेसिस, और ऑब्वियसली इनका नाम नाइट्रोजनस बेसिस है, दैट मीन्स कि इसमें नाइट्रोजन भी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ नाइट्रोजन मेक अप दी नाइट्रोजनस बेसिस, ओके। नाइट्रोजनस बेसिस फिर हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं। तो जिन नाइट्रोजनस बेसिस में दो चेन्स होती हैं, ठीक है, ये चेन समझ लो, दो चेन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स। और सिंगल चेन के बने होते हैं तो हम बोलते हैं पिरिमिडिन्स। इनके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे एडेनिन एंड ग्वानिन, और साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, एक है शुगर न्यूक्लियोटाइड में, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरी चीज होती है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। जब इन दोनों चीजों में हम फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये दोनों मिलकर डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस ए, टी, सी, जी या यू, इनमें से कोई भी जब डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दें, इन दोनों में हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दें, तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हमें अभी एक आउटलाइन मिल गई कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट, ओके। शुगर और बेस को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड। अब हम इसको बनाना भी सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि किस पर कौन सा अटैच्ड है, कौन से कार्बन पे क्या है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम शुगर बनाना सीखेंगे। शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। फिर से ये पॉली वर्ड आया है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर हैं, सेकेराइड्स के। सेकेराइड इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर शुगर्स, ठीक है। मतलब शुगर्स के पॉलीमर को मैं कार्बोहाइड्रेट्स बोलती हूँ, राइट। नाउ जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तीन टाइप के होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो है, बेसिकली पॉलीसेकेराइड नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट समझ लो, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, फिर होते हैं ऑलिगोसेकेराइड,
और फिर होते हैं पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होते हैं मतलब वन शुगर, मोनो मतलब वन, तो वन शुगर हम बेसिकली किसको कहते हैं, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक की चेन को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 3 कार्बन की शुगर है तो भी वो मोनोसेकेराइड है, 7 कार्बन तक वो मोनोसेकेराइड। ओके, ऑलिगो मतलब होता है फ्यू, फ्यू शुगर। इसमें फ्यू का क्या मतलब होता है कि 7 कार्बन से लेकर अराउंड 15 टू 20 कार्बन तक की चेन को हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। इनको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड मतलब मेनी, जब भी इसके आगे की चेन होगी तो वो पॉलीसेकेराइड होगी, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। ओके, अभी हमें किसकी बात करनी है, मोनोसेकेराइड्स की। कैसे बात करनी है यहाँ पे देखते हैं। जो डिऑक्सी राइबोस शुगर है, जो डीएनए में या आरएनए में राइबोस शुगर, जो भी शुगर हमारे डीएनए या आरएनए में मिलती है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल में मिलती है, वो होती है पेंटोस शुगर। पेंटोस वर्ड का क्या मतलब है, 5 कार्बन। ठीक है, पेंटोस मतलब 5, तो 5 कार्बन शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, तो ये 5 कार्बन किसके अंदर आएगी, मोनोसेकेराइड के अंदर, राइट। 3 कार्बन से 7 कार्बन तक हमारी जा रही है किसमें, मोनोसेकेराइड। 3 कार्बन की शुगर होती है तो ट्रायोस बोलते हैं, 4 कार्बन की होती है तो टेट्रोस बोलते हैं, 5 कार्बन की पेंटोस। तो इसी शुगर की हमें बात करनी है डीएनए में, राइट। डीएनए में पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसको याद कैसे रखेंगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ होता है, बाकी सब पे ओ एच होता है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे हम एच लगा सकते हैं। इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम एच लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पेंटोस शुगर। ओके, अभी मैं इसको पेंटोस शुगर नहीं बोलूंगी क्योंकि जो हमारे डीएनए में शुगर मिलती है वो ऐसे लीनियर अरेंज्ड नहीं है, वो रिंग के फॉर्म में है। इसको मुझे रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसकी रिंग बनती है तो फर्स्ट कार्बन से फोर्थ कार्बन जो है वो अटैच हो जाता है। फोर्थ कार्बन की, फोर्थ कार्बन किससे रिएक्ट करता है, फर्स्ट कार्बन से, और रिंग बन जाता है। तो इस रिंग को बनाएंगे, होता कैसे है ये भी समझेंगे पहले। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है, ये जो फोर्थ कार्बन है, ये अपना OH ऐसे ले जाता है, ये अपना OH ऐसे लेके जाता है और यहाँ पे जाके इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसको मैं रिंग में बनाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो ये ऐसे ऐसे, नाउ इट इज पेंटोस शुगर। ठीक है, वो मैंने 6 कार्बन की बना दी थी, सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या होगा, ये है मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और देखो फोर्थ और फर्स्ट ने रिंग बनाई थी, है ना, फोर्थ ने फर्स्ट के साथ रिंग बनाई थी ओ के साथ, तो ये वही वाला ओ है। ठीक है, जो फर्स्ट का ओ एच है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये वाला ओ एच यहाँ पे आ गया, और ये ओ इसी से रिंग बनी है, तो ये वाला ये ओ यहाँ पर। ओके, और फर्स्ट और फोर्थ में बनी है। जो फोर्थ के बाद हमारा ये फिफ्थ कार्बन है, वो फोर्थ के ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ। सेकंड कार्बन में भी ओ एच है तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, थर्ड कार्बन में भी ओ एच है तो यहाँ पे लगा देंगे, और फोर्थ का ओ एच यहाँ चला गया, ये वाला, और फिफ्थ वाला CH2OH ये रहा। ओके, सो दिस इज राइबोस शुगर। जो ये हमारी पेंटोस शुगर बनी है, ये एक्चुअली राइबोस शुगर है जो कि आरएनए में होती है। ठीक है, अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीऑक्सी मतलब हमें ऑक्सीजन हटाना है, तो हम ऑक्सीजन किससे हटाते हैं, सेकंड कार्बन से। ये बात आपको याद रखनी है, ये आता है क्वेश्चन फॉर्म, कि डीएनए बनाने के लिए पेंटोस शुगर में से या राइबोस शुगर में से ऑक्सीजन कौन से कार्बन से रिमूव किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। सो कौन से कार्बन से रिमूव करते हैं, सेकंड से। तो सेकंड से जब ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हम H लगा देंगे। ठीक है, देखो H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, तो H हम नहीं बनाते हैं रिंग्स। ठीक है, हम सिर्फ OH बनाते हैं। तो जब सेकंड कार्बन पे यहाँ पे O हट जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो मैं यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ, डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रहे हैं अब हम। ठीक है, एंड हियर OH, here H, here OH
एंड CH2OH। ठीक है, तो ये मेरी बन गई डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, हमने एक चीज बना ली है अभी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में पहली चीज हमने बना ली डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब हमें उसमें अटैच करना है न्यूक्लियोटाइड बेस। जब हम बेस उसमें अटैच कर लेंगे तो हमारी एक्चुअली में क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब ये बेस जो है वो मैं कोई भी बेस ले सकती हूँ, दैट इज ACTGU, मैं कोई भी ले लूं। नाइट्रोजनस बेस को हम ऐड करते हैं शुगर में। कहाँ पे ऐड होता है, अनदर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि बेस जो है वो शुगर में किस पोजीशन पे अटैच होता है, कौन से कार्बन पे अटैच होता है, तो वो अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पर। ठीक है, तो कार्बन 1 कौन सा है हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेस जब आएगा तो बेस के ऑक्सीजन के साथ हमारा ये OH रिएक्ट करेगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये OH यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे मानो बेस लग गया, नाइट्रोजनस बेस लग गया। मैं बेस लिख देती हूँ क्योंकि हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी कि फर्स्ट कार्बन पे जहाँ पे OH था, OH हट जाएगा और बेस लग जाएगा। ठीक है, जब शुगर के साथ बेस लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो हमारा न्यूक्लियोसाइड रेडी हो गया। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी शुगर कोई बॉन्ड बनाता है, शुगर का कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, जैसे देखो वर्ड भी ग्लूकोज से ही आ रहा है, एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर्स का जो बॉन्ड है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जैसे ही शुगर अपना पहला रिएक्शन करेगी, बेस को अटैच करेगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड विद अ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, सो द बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड्स इसमें बहुत सारे हैं, डीएनए में बहुत सारे नहीं, मतलब हम 2-3 बॉन्ड्स पढ़ेंगे, इसलिए आपको समझते हुए चलना है कि किस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, वेरी क्लियर नाउ। सेकंड कार्बन पे राइबोस शुगर की सेकंड कार्बन पे जब ऑक्सीजन हटता है तो हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती है। दिस सेकंड कार्बन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कार्बन पे राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस अटैच होता है टू मेक अ न्यूक्लियस। ओके, कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड बना दिया। ठीक है, और इसके बाद हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तभी हम उसका पॉलीमर बनाएंगे, और पॉलीमर जब न्यूक्लियोटाइड का बनेगा तो वो डीएनए बन जाएगा। राइट, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम राइबोस प्लस बेस में अटैच करते हैं फॉस्फेट को। राइट, सो राइबोस प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। अब ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से, ये फॉस्फेट आता है फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, तो इस फॉस्फोरिक एसिड को भी हम खोल के लिख लेंगे, हम पूरा बड़ा सा बना लेंगे इसका स्ट्रक्चर, सो दैट हम यहाँ पे जो हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया था, हमें न्यूक्लियोसाइड फिर से बनाना है। ठीक है, आपको 5 कार्बन शुगर बनानी है, पेंटोस रिंग बनानी है, उसमें ऑक्सीजन लगा देना है। ऊपर यहाँ पे मेरा बेस लगा हुआ है। राइट, यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर याद रखेंगे सिर्फ शुगर का, ठीक है, कि सिर्फ ऊपर डबल बॉन्ड O है, बाकी OH है, फोर्थ ने फर्स्ट के साथ रिंग बनेगी, तो इतना सिर्फ याद रखने से आपको ये स्ट्रक्चर इजिली याद है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड किया सो दैट आपको स्ट्रक्चर याद हो जाए। ओके, तो ये मेरा बन गया न्यूक्लियोसाइड। राइट, अब इसमें मैं फॉस्फेट ऐड करूंगी और फॉस्फेट में लाऊंगी फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाना है, देखो P इसका मेन मॉलिक्यूल है, हमें फॉस्फेट ही चाहिए, तो उसको बीच में बना लो। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए देखो O 4 है, मतलब O तो लगेंगे, है ना, बट H 3 है, तो H लगा दो और यहाँ डबल बॉन्ड O बना। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड में से अब हमें फॉस्फोरिक एसिड को हमें यहाँ पे रिएक्ट कराना। तो ये कहाँ पे रिएक्ट करता है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे लगता है, फॉस्फेट ग्रुप लगता है 5th कार्बन पे। ये रहा 5th कार्बन, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को मैं यहाँ पे खोल के बना देती हूँ। सो और इसको भी हमें खोल के बनाना पड़ेगा सो दैट हम रिएक्शन करवा सकें। ज्यादातर रिएक्शंस में आपको कुछ नहीं करना है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, ठीक है, और बनाना है ग्रुप। तो देखो एक चीज और समझ लो, ये एक एल्कोहल है, OH ग्रुप लगा है मतलब एल्कोहल है, ठीक है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आपको यहाँ पे बहुत थोड़ी सी आनी चाहिए। ये एल्कोहल है और फॉस्फोरिक एसिड है,
तो मैंने आपको एक किसी चैप्टर में ये बताया था कि एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, ठीक है? और हमेशा एसिड का OH निकालते हैं, ये भी बताया था आपको। किसमें बताया था मैंने? जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रही थी। सेल मेम्ब्रेन में हमने जब लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड्स का, तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है? तो सिमिलरली हमें यही करना है। ये मेरा एसिड है, ठीक है? ये मेरा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। ये मेरा अल्कोहल है। तो अल्कोहल का H रिमूव होगा और फॉस्फोरिक एसिड का OH रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, बस यही रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। फिर से बना रहे हैं क्योंकि हमें उसका OH खोल के बनाना है अच्छे से, सो दैट हम रिएक्शन करवा सकें, ठीक है? दिस इज बेस एंड OH, ठीक है? अब यहाँ पर CH2OH में कैसे बनाऊंगी? मुझे क्या चाहिए यहाँ का? यहाँ का मुझे H चाहिए, ठीक है? हो गया CH2, हाँ सॉरी, CH2OH, ठीक है? और यहाँ फॉस्फोरिक एसिड का मुझे ये रिएक्शन करवाना है, ठीक है? तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। देखो ये OH था ना, दिस इज ऑल्सो OH। ये H यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे HOH मत बनाओ, क्योंकि ये OH है लेकिन मैं इसका OH लूंगी। एसिड का अल्कोहल रिमूव, एसिड का OH रिमूव होता है, ये आपको याद रखनी है बात। सिर्फ एस्टर बॉन्ड बनाने में ये जो बॉन्ड बनता है ना, कभी भी एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनता है। तो जो बॉन्ड बनेगा मैं उसको एस्टर बॉन्ड बोल सकती हूँ, राइट? तो जब भी एस्टर बॉन्ड बनता है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल में जो OH होता है वो एसिड का होता है। इतनी बात याद रखनी है, तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। बायोमोलिक्यूल्स में हम बार बार यही रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये आपको एक बेसिक याद रखना है, ओके? तो यहाँ पे कर दो, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, इसका OH हटाएंगे, मतलब इसका O बना बचा है ना? इसका OH रिमूव किया, इसका H रिमूव किया, ये O बचा है। तो इसी O के साथ मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगी, बस इतना ही करना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम फाइनली न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से मैंने चेन नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ये वो बता रही हूँ कि ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। सो दिस इज H, दिस इज H, ये यहाँ से O आया, ये यहाँ से P आया, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव कर चुके हैं। बस इसको हम कैसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? OH OH, ओके? सो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया, ठीक है? इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? ये वाला जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये वाला जो है दिस बॉन्ड, ये वाला एक्चुअली जो बॉन्ड है दिस इज एस्टर बॉन्ड, ठीक है? सो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब जो बेसिस है ना, बेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोसाइड्स की और न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग होती है। न्यूक्लियोसाइड्स की और साइड सॉरी न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग होती है। तो क्या होती है? जैसे अगर ये एडेनिन है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जो बनता है ना, न्यूक्लियोसाइड से क्या मतलब है कि शुगर में जब एडेनिन लग जाएगा, जब शुगर में डिऑक्सीराइबोस शुगर में एडेनिन लग जाएगा तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपसे पूछ लेंगे कि डिऑक्सीराइबोस शुगर में एडेनिन लगेगा तो क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिनोसिन। बस बहुत सिंपल है, ठीक है? ग्वेनिन लगा दो तो क्या बन जाएगा? ग्वेनोसिन। अब देखो ये साइटोसिन, साइटोसिन तो ऑलरेडी है और हम सीन सीन बना रहे हैं, तो साइटोसिन को साइटोसिन न बनाकर हम साइटिडीन बना देते हैं। थाइमिन लगे तो थाइमिडीन, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड के लिए हमने क्या किया था? न्यूक्लियोटाइड के लिए हमने फॉस्फोरिक एसिड लिया था ना, तो न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो सबके नाम एसिड से होते हैं। तो ये हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, ये हो जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड, ये साइटिडाइलिक एसिड, और ये थायमिडाइलिक एसिड, ठीक है? यूरिडीन बनता है, अगर यूरेसिल है यहाँ पे तो यूरिडीन बोलते हैं, और यूरिडाइलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए की राइबोस शुगर के साथ अगर हमारा यूरेसिल लगेगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है? सो इट इज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? तो एक न्यूक्लियोटाइड हम बना चुके हैं। दिस इज अ शुगर, शुगर के सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, राइट? सेकेंड कार्बन से हमने ओ हटाया है यहाँ से, है ना? OH हटाया था और सिर्फ H रहने दिया है टू मेक इट डीऑक्सी। डीऑक्सी राइबोस शुगर बनाने के लिए सेकेंड कार्बन से रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है? डीऑक्सी से ही समझ में आ रहा है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर, ओके? तो वो होगी सेकेंड कार्बन से। उसके बाद हमारे थर्ड कार्बन पे यहाँ पे क्या है? OH है, एंड फोर्थ कार्बन से फिफ्थ कार्बन अटैच्ड है, राइट? और फिफ्थ कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमें कुछ पोजीशंस याद रखनी थी, राइट?
क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है कि बेस किस पे अटैच होता है, तो बेस होता है फर्स्ट कार्बन पे। राइबोस को डीऑक्सीराइबोस बनाने के लिए सेकंड कार्बन से रिमूव कर दो ऑक्सीजन को। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप किस पे अटैच होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, अब हम डीएनए बनाएंगे, मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आज हम क्या करेंगे, पॉली मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एटलीस्ट मैं एक चेन बनाने के लिए 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ बना देती हूँ, और फिर हम समझते हैं कि वो आपस में कैसे अटैच है। एक बार बॉन्ड्स की फिर से बात कर लेते हैं। बॉन्ड्स आपको पता बताया था मैंने, शुगर से बेस जहां पे अटैच्ड है वो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। कार्बन से, फिफ्थ कार्बन से जहां फॉस्फेट अटैच्ड है ये बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट अटैच है तो हम इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ये भी होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, सिर्फ फॉस्फो एस्टर बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, अभी हम वो डिस्कस करें। अब हम बनाएंगे 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके बाद हम उनको ज्वाइन करेंगे टू मेक अ डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, ऑक्सीजन ले लो, शुगर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस बार मैं यहाँ पे बेस लिख देती हूँ, ये बेस है। यहाँ से क्या है, फॉस्फेट, ये फिफ्थ कार्बन है और इससे हमारा अटैच्ड है फॉस्फेट, राइट। ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे OH अटैच्ड है। ठीक है, ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अभी हमने शॉर्ट में बनाया है जो। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को हम पूरा बनाएंगे जब हम बॉन्ड्स की बात करेंगे। एक और न्यूक्लियोटाइड बना लेती हूँ मैं, ये रही शुगर, ये हमारा फिफ्थ कार्बन, ये उसका फॉस्फोरिक एसिड, इसको मैं जरा खोल के बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इनको ज्वाइन होना पड़ेगा ना, इनको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन ये बेस। ठीक है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड बना लो। ये आप लोग कॉपी में जरूर बना के देखेंगे, जब तक आप बना के नहीं देखेंगे तब तक आप खुद एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया है किसी भी चीज पर तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे देखने से लगता है कि बन जाएगा मुझसे, बट हमेशा ऐसा होता नहीं। तो स्ट्रक्चर बना के जरूर देख लेना जब भी टाइम। ठीक है, फिर से फॉस्फेट, हाइड्रोक्सिल, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सिल, OH। ठीक है, अब मानो कि मैंने ये बहुत लंबी सी चेन बना ली। ओके, ये मैंने बहुत लंबी सी चेन बना ली, यहाँ आपको 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 से ही हम समझते हैं। होता क्या है, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच करेंगे तो जो हमने एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन करवाया था वही होगा। मतलब कि एसिड और एल्कोहल मिलकर क्या बनते हैं, एस्टर बनता है। एस्टर बनता है वाया, बनता कैसे है ये, डिहाइड्रेशन से, मतलब कि पानी निकल जाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और एस्टर बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इनको आपको समझाऊं, मतलब ये CO OH ग्रुप आना चाहिए इसमें, राइट, एसिड है, इसमें एल्कोहल है, OH ग्रुप आना चाहिए, और एस्टर होता है COOR। ठीक है, ये R हमारी साइड चेन होती है। यही चीज हम यहाँ देखेंगे। अब देखो, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड। पहले कार्बन, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, ध्यान से, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन है, ठीक है, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन, सेकंड न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन की बात हो रही। ठीक है, ये वाला फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, इस पे अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आपको पहले भी यही रिएक्शन बताया था, ये है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये रहा मेरा एसिड, ये रहा मेरा एल्कोहल जिसपे OH ग्रुप है। ठीक है, तो एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं। एसिड में मैंने आपको हमेशा बताया, याद रखना, कि एसिड का हाइड्रोक्सिल जाता है, तो एसिड का हाइड्रोक्सिल और इसका H, ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, H2O। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर वाटर हटा देंगे, और यहाँ बॉन्ड कैसे बन जाएगा, ये रहा वो कार्बन, ये O और P ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि COOR, एस्टर बॉन्ड बन गया। इसको हम बोलते हैं अगेन फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फिर से देखते हैं, सेम, फिफ्थ कार्बन, थर्ड कार्बन, अगेन सेकंड कार्बन का, सेकंड शुगर का थर्ड कार्बन, और हमारे थर्ड न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन, सेम रिएक्शन, हाइड्रोजन गया, एसिड का एल्कोहल गया, एसिड का मतलब OH ग्रुप गया, और इन्होंने
वाटर डिहाइड्रेशन कर दिया, ये बॉन्ड बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो एक यहाँ पे बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड था ना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मतलब जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो अटैच्ड होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से होते हैं। क्या हर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब ज्वाइन हो रहा है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में, राइट? हमेशा हर न्यूक्लियोटाइड में, हर दो न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे हम तो दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ। ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको एक और तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है, वो क्या आ सकता है देखते हैं एक बार। देखो ये थी शुगर, अब मैं ये डीएनए की स्ट्रैंड मान रही हूँ, ये मेरी डीएनए की हेलिक्स है। ठीक है, वैसे डबल हेलिक्स होती है, अभी मैं एक हेलिक्स की बात कर लेती हूँ। तो ये जो डीएनए की हेलिक्स है ये यही है। अब ये अटैच्ड कैसे है, ये ऐसे बनी हुई है, ये रही शुगर, ठीक है, ये रहा इसका नाइट्रोजन बेस और ये रहा इसका फॉस्फेट। अगेन शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप से ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड, फॉस्फेट ग्रुप से ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड, राइट? यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर से क्या हो जाएगा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, हर फॉस्फेट ग्रुप ऐसे अटैच्ड। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो डीएनए की हेलिक्स दिखती है हमें, वो जो फ्रंट पार्ट होता है, देखो 3D मॉडल है ना, 3D मॉडल है, तो जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें हमें नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं। जो 3D मॉडल में हमें फ्रंट पार्ट होता है डीएनए का, उसमें हमें नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस पहली स्ट्रैंड का है, ये नाइट्रोजनस बेस सेकंड स्ट्रैंड का है जो हम बनाएंगे। अभी हम एक ही स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, फिर इससे अटैच्ड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये इससे अटैच्ड। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने कहा फ्रंट पार्ट जो है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस दिखते हैं, और जो डीएनए की बैकबोन होती है, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से डीएनए के आगे का पार्ट बना हुआ है, सामने का फॉस्फो, जो ये सारे फॉस्फेट्स हैं ये डीएनए की बैक बनाते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जो बैकबोन है डीएनए की बैकबोन जो है वो बनी हुई है फॉस्फेट से। मतलब ये सारे फॉस्फेट्स जो हैं वो डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, डीएनए का पीछे का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, राइट? ये सही होगा बोलना कि डीएनए की बैकबोन जो है वो बनी हुई है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, राइट? क्योंकि यही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे डीएनए की पीछे का पार्ट बनाएंगे, बैकबोन बनाएंगे। ठीक है, अब हमेशा यही होगा, जितने भी मैं न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर दूं, हमेशा न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन, इनमें रिएक्शन होगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, राइट? तो आप समझ गए कि सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐसे ही अटैच्ड है। ये सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, अब एक बात और नोटिस करते हैं ध्यान से फिर से, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैं जितने भी न्यूक्लियोटाइड अटैच कर, ठीक है, जो मेरा आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका थर्ड कार्बन थर्ड कार्बन का ठीक है, थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप, क्या मैं इसको रिएक्टिव ग्रुप बोल सकती हूँ, हमेशा यही रिएक्ट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? सो थर्ड कार्बन का लास्ट न्यूक्लियोटाइड के, ये भी ध्यान रखना, लास्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है। क्या है, फ्री है, वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड। अब इसको मैं मान रही हूँ ये बहुत लंबी चेन है, पर मेरा लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, उसका फॉस्फेट ग्रुप पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बना चुका है, और जो मेरा लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड कार्बन का, ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, ये रहा थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। ठीक है, और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसको मैं फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मान लूं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप दैट इज फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, मतलब वो भी कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है। किसका, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप दैट इज फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। ठीक है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं फिफ्थ कार्बन की वजह से 5 प्राइम एंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है, इस थर्ड कार्बन की वजह से हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड।
राइट। इसलिए इसलिए डीएनए की फर्स्ट स्ट्रैंड को बोला जाता है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम हेड मानते हैं, 3 प्राइम टेल मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है तो इसका पहला वाला 5th कार्बन फ्री है तो वो हेड हो गया, है ना, सर हो गया ये उसका, और ये उसकी टेल हो गई। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैंड है वो हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। करेक्ट। अब फिर से डीएनए के स्ट्रैंड पे आते हैं। जो डीएनए का मॉडल दिया था उसमें क्या है, मैंने आपको अभी बताया, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। ये हमने अभी समझा, राइट। अगर मैं इस स्ट्रैंड को बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, फिर ये इससे अटैच्ड, राइट। अगर मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अगर मैं दूसरी स्ट्रैंड बनाऊं, ये मेरी पहली स्ट्रैंड है, राइट, जिसकी हमने बात की। जो हमारी डीएनए की हेलिक्स दिखती है ना, डीएनए को हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स मतलब एक तरीके की सीढ़ी। तो ये सीढ़ी कैसी है, ये कैसी हेलिक्स दिखती है, यहाँ पे आ गई दूसरा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका शुगर, इसका फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे ही होना चाहिए। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये डीएनए का एक्चुअली में बॉडी बनाते हैं, ये फ्रंट होता है पार्ट डीएनए का। ठीक है, और फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। ठीक है, आपने देखा है ना डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, हम नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। क्या हम शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं? नहीं, हम नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं क्योंकि यही डीएनए का फ्रंट पार्ट है। डीएनए सामने हमें ऐसा ही दिखता है, नाइट्रोजनस बेसिस दिखते हैं, मतलब ये पार्ट दिख रहा है। शुगर और फॉस्फेट जो है वो 3D मॉडल है तो वो 3D में पीछे चला जाता है, वो बैकबोन बना लेता है। ठीक है, अब जो ये जो डबल हेलिक्स है, हमने इसमें ये समझा कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमें अब ये देखना है कि हमने एक स्ट्रैंड तो बना दी। एक स्ट्रैंड हमने कैसी बनाई, इसको हम फिर से बनाएंगे टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट। जो हमारी पहली स्ट्रैंड थी मैं उसको बना रही हूँ, दिस इज बेस। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, राइट। फिर से बना लो, ये बेस कार्बन, ये फॉस्फेट, ये इससे अटैच्ड है। ठीक है, ये ऐसे बेस, दिस इज 5th कार्बन, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप। ठीक है, यही बनाया हमने, ये बनाई थी हमने पहली स्ट्रैंड, राइट। अब हमारा जो डीएनए हेलिक्स का मॉडल है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है बेस आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेम बना के देखती हूँ कि ये मेरी शुगर है। ठीक है, ये मैं सेकंड स्ट्रैंड बना रही हूँ, ध्यान से देखना कि ये मैं सेकंड स्ट्रैंड बना रही हूँ। ये मेरी शुगर है। ठीक है, ये आया इसका बेस, थोड़ा सा शेप अच्छा नहीं बनाया मैंने, है ना, इस बार। कार्बन एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये शुगर, ये कार्बन, ये फॉस्फेट। ऐसा बनना चाहिए जैसे हम बना रहे हैं, राइट, सेम है, ऐसा बनना चाहिए, राइट। अगर मेरी सेकंड स्ट्रैंड ऐसी होगी, अगर मेरी सेकंड स्ट्रैंड सेम एज फर्स्ट स्ट्रैंड होगी, तो क्या नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? क्या ये नाइट्रोजनस बेस इस बेस के साथ बॉन्ड बना सकता है? क्या इस बेस को इस साइड नहीं आना पड़ेगा? बेस अभी राइट हैंड साइड पे है, क्या बेस को लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आना पड़ेगा टू मेक अ बॉन्ड? जहां पे फॉस्फेट है एक्चुअली वहां पे बेस होना चाहिए, राइट, तभी तो बॉन्ड बनेगा, है ना। तो सेकंड स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्स की कैसी है, डीएनए हेलिक्स की जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं। सेकंड स्ट्रैंड के डीएनए जो है, सेकंड स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं। कैसे, ये इस तरफ आ जाएगा, अगर ये रोटेट होके इस तरफ आ जाएगा तो हमारा जो बेस है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये मेरा, मैं शुगर को उल्टा बना रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेस आ सकता है, राइट। थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये 5th कार्बन, ये इसका फॉस्फेट। ठीक, मतलब कि अगर मैं शुगर को उल्टा बनाऊं, अगर मेरी शुगर जो है वो उल्टी हो जाए,
तो बेसिस जो है नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, राइट? तो हम पूरा कर लेते हैं इसको। शुगर जो है सारी वो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है? उल्टा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज OH। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये इसमें बेस, और ये हमारा फॉस्फेट, ठीक है? अब देखो फिर से हमें इस स्ट्रैंड में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या बनाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने, ठीक है? ये H हट जाता है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने, राइट? इसका OH और इसका H रिएक्ट करता है ना, वाटर निकल जाता है, ठीक है? तो सेम हमें क्या करना है, एक शुगर लेनी है, ये हमारा फिफ्थ कार्बन, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और इस पे बेस, ठीक है? तो ऐसे करके बेस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, राइट? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अब हम ये बात ध्यान से देखते हैं कि ये देखो पहली स्ट्रैंड थी, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है। फर्स्ट स्ट्रैंड में हमने पढ़ा था कि फिफ्थ कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है, इसलिए ये 5 प्राइम एंड था, और थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसलिए 3 प्राइम एंड है, राइट? ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड। तो पहली स्ट्रैंड जो है वो क्या थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं। अब हमारी जो ये सेकंड स्ट्रैंड बनी है, जो बेसिस ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसकी वजह से डीएनए को अब हम कैसा बोल सकते हैं, पहला न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है? नहीं, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। मतलब सेकंड स्ट्रैंड को मैं बोलूंगी 3 प्राइम एंड फ्री है, बोल सकती हूँ मैं, राइट? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड फ्री है। लास्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप, देखो इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है, मतलब अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, मैं कितने भी बना लूं, हमेशा इसका ये वाला ग्रुप बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है उसका फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, मतलब मैं इस वाले एंड को बोलूंगी 5 प्राइम एंड, ठीक है? तो ये उल्टा हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पहली स्ट्रैंड थी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज द सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है? दैट मीन्स कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो क्या है, वो एंटी पैरेलल है, ठीक है? वो कॉम्प्लीमेंट्री तो है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम है, दोनों में शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, जो शुगर बेस फॉस्फेट सब कुछ सेम है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री है, बॉन्ड सेम बन रहे हैं, कंपोजिशन सेम, तो उनका जो नेचर है दैट इज एंटी पैरेलल नेचर। अगर ये पैरेलल होते तो दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम होते, राइट? बट उनमें एक चेंज है रिएक्टिव ग्रुप्स की वजह से, एंड दैट इज एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए का क्या मतलब है कि एक स्ट्रैंड जो है, फर्स्ट स्ट्रैंड जो है डीएनए की दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड सेकंड स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि डबल हेलिकल मॉडल में अभी हमने ये तो समझ लिया कि इसके अंदर कैसा है, मतलब यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, राइट? नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं यहाँ पर, कैसे लगे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, राइट? अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊं, किस केस में 2 होंगे हम ये देख लेते हैं। सो नाइट्रोजनस बेसिस जो है, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, राइट? अभी शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, ए और जी, टी और सी, ये सब आपको पता है। ये 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक? ए की बॉन्डिंग किसके साथ होती है, हमें ये पता है वैसे, ए हमेशा पेयरिंग करता है टी के साथ, ठीक है? मतलब एक प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग करेगा, राइट? और ए और टी की बॉन्ड कैसे होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये लिंक करते हैं, ठीक है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड साथ। पिरिमिडीन्स जो है टी और सी, ट्रिपल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, ठीक है? सॉरी, जी की बॉन्डिंग होती है ग्वेनिन, दूसरे की बॉन्डिंग होती है सी के साथ, अगेन प्यूरिन विद अ पिरिमिडीन, और इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आरएनए की बात करूं, तो आरएनए में थाइमीन की जगह, पिरिमिडीन में ही थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल, मतलब कि ए की बाइंडिंग वहां पर टी के साथ होने के बजाय ए की बॉन्डिंग यू के साथ होगी, ठीक है? यूरेसिल के साथ होगी, अगेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से हो, ठीक है? क्योंकि एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 बॉन्ड बनाता है, ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है, किसकी रिंग है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
एंड उनमें नाइट्रोजन है, तभी हम नाइट्रोजनस बेसिस कह रहे हैं। मतलब कि एक कार्बन की रिंग होगी और दूसरी जो है वो पेंटा रिंग होती है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाइट्रोजन रिंग होती है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है उसमें, मतलब समवेयर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अभी हम उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी हमें ये पता होना चाहिए एक दो रिंग स्ट्रक्चर है और कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग होती है, ठीक है। पिरिमिडीन्स वन रिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन इसमें भी होगा। ओके, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ए और टी में और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जी और सी में, राइट। अब जो डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया कि डीएनए का उन्होंने एक टर्न की बात की। सो डीएनए का एक टर्न कितना होता है पहले ये देखते हैं। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, सो यहां से एक राइट हैंडेड उसने यहाँ पे टर्न लिया है। सो दिस कंप्लीट इज वन टर्न, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इज वन टर्न ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या बोलते हैं, वन टर्न ऑफ डीएनए। और इस वन टर्न ऑफ डीएनए को उन्होंने बोला था पिच ऑफ डीएनए। क्या बोला था, पिच ऑफ डीएनए, ठीक है। इस वन टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, मतलब एक इसमें 5 होंगे और दूसरे इसमें 5, तभी एक टर्न बनेगा, राइट। सो इस वन टर्न में 10 नाइट्रोजनस मतलब 20 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या है पिच ऑफ डीएनए में। वन टर्न ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। 10 बेस पेयर्स बोल लो या 20 बेसिस बोल लो, ओके। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पे प्यूरीन होगा, अगर यहाँ पे प्यूरीन होगा तो यहाँ पे पिरिमिडीन होगा, राइट। अगर यहाँ पे पिरिमिडीन है तो यहाँ पे प्यूरीन होगा, राइट। और हमेशा क्या होता है कि जब ऊपर मैंने मानो ये वाला फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस लिया है तो प्यूरीन यहाँ पे है और यहाँ पिरिमिडीन होगा, राइट। तो ये अगर मेरा फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस है तो उसके नीचे का जो होता है वो ज्यादातर पिरिमिडीन होता है और यहाँ प्यूरीन होता है, ठीक है। सो दैट स्ट्रक्चर जो है वो दो रिंग और वन रिंग है ना, तो अच्छे से वो स्टेबल हो पाए, ओके। अब ये पिच ऑफ डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस आ रहे हैं, 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं। और ये होती कितनी है, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो वन टर्न में या पिच ऑफ डीएनए होती है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉन। और डिग्री एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर, ओके। 34 डिग्री एंगस्ट्रॉन और 3.4 नैनोमीटर। अब एक और बात कि जो ये डीएनए है ये हेलिक्स है और ये 3D स्ट्रक्चर है, राइट। ये 3D स्ट्रक्चर है, तो जैसे गोल सीढ़ियां होती है मैंने आपको बोला वैसे ही आप इमेजिन करोगे। तो यहाँ पे अगर एक नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ दूसरा है, मतलब उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये एंगल कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। सो ये एंगल कितना होगा ये कैसे समझना है। वन टर्न लिया डीएनए ने, जब वन टर्न लिया वो तो 360 डिग्री का टर्न लेता है, ठीक है। 360 डिग्री का टर्न लेता है और बेसिस कितने हैं, 10, तो 360 अपॉन 10 कर देते हैं, ठीक है। दैट इज 36 डिग्री, 36 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसमें इतना ही है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वन टर्न ऑफ डीएनए इज द पिच ऑफ डीएनए, कितना होता है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉन और 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न में 10 बेसिस आते हैं, 10 बेस पेयर्स आते हैं और वी कैन से 20 बेसिस आते हैं, राइट। प्यूरिन से पिरिमिडीन पेयरिंग करेगा और वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन केस ऑफ एटी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन केस ऑफ जी एंड सी, करेक्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड चारगॉफ्स रूल्स। तो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग को लेकर जब वाटसन एंड क्रिक ने पेयरिंग बता दी नाइट्रोजनस बेसिस की, तो एक साइंटिस्ट थे चारगॉफ, उन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स दिए इसकी बेस पेयरिंग के, ठीक है। तो क्या रूल्स दिए, लेट अस सी। देखो अगर हम वन टर्न ऑफ डीएनए की ही बात कर लें, मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं 10 बेस पेयर्स का, ठीक है। जस्ट टू कंसिडर टू अंडरस्टैंड हम एग्जांपल ले रहे हैं 10 बेस पेयर का। तो 10 बेस पेयर में हमेशा क्या होगा कि देखो अगर ये प्यूरीन है
तो यहाँ पे pyrimidine है, ठीक है, यहाँ पे pyrimidine है तो यहाँ प्यूरिन है। मतलब अगर A, T, G, C डीएनए में सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। हमने ये बनाया था ना, हम ऐसे बना रहे थे, कुछ भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, राइट? जरूरी नहीं है कि प्यूरिन के बाद प्यूरिन ही आए। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि क्या ऐसा होगा कि डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। क्या ये कहना ठीक होगा? तो ठीक होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ए से टी बाइंड करेगा, जितना ए होगा उतना टी भी आएगा, जितना जी होगा उतना सी भी आएगा। तो ये करेक्ट है। दैट मीन्स उन्होंने पहले रूल में क्या बोला, चारकफ का पहला रूल था कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स, ठीक है? दैट इज कि A इक्वल टू टी है, G इक्वल टू सी है। फाइन। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि A इक्वल टू G है? क्या जितना एडेनिन है उतना ही ग्वेनिन होगा? अगर जैसे हम सीक्वेंस करते हैं डीएनए का, क्या ये हो सकता है कि जितना ए है उतना ही जी हो? नो, नहीं होगा ऐसा। जितना प्यूरिन है उतना ही दूसरा प्यूरिन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी है कि ए जितना हो उतना टी हो, क्योंकि ए टी के साथ कर रहा है ना पेयरिंग। सी जितना है उतना हमारा जी हो, ये पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि उनकी पेयरिंग है, ठीक है? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए आएगा, सी आएगा, सी आएगा। इससे क्या शो हो रहा है? जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं मतलब हम दोनों स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं। जितना ए है उतना टी होगा, जितना जी है उतना सी होगा। मतलब ये कहना तो सही है, लेकिन हर प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के बराबर है, मतलब ए इक्वल टू जी है, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है? ए इक्वल टू जी जरूरी नहीं है कि हो। ओके। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट सुननी है कि क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ए प्लस जी जितना है, या फिर एक दूसरा केस लेते हैं कि अगर मेरे पास डीएनए जो है, अगर डीएनए जो है वो मैं 100% मानूं, ठीक है? डीएनए जो है 100% है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप ये ध्यान से सुनेंगे। डीएनए मानो किसी भी इंडिविजुअल का मैं ले रही हूँ कि 100% की बात कर रही हूँ, तो उस 100% में से आपको बोला गया है कि साइटोसिन का अमाउंट इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बोला गया है इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज से 20%, ठीक है? अभी ये सब सॉल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज 20%, तो अमाउंट ऑफ वेट अमाउंट ऑफ थाइमीन निकालना है, ठीक है? अमाउंट ऑफ थाइमीन निकालना है, निकालो। साइटोसिन 20% दिया है, अमाउंट ऑफ थाइमीन निकालना है। ये मैंने हाँ जी जी। ले लिया 20%। क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो अभी हमने बोला जी इक्वल टू सी, तो सी जितना है उतना मेरा जी हो गया। मतलब अगर सी 20% है तो जी भी 20% होगा, ठीक है? और फिर हमें क्या करना है? हमें ये पता है कि जितना ए होता है उतना टी है ना? जितना ए है उतना टी है, और हमें टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अगर मैंने बोला कि डीएनए 100% है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम ये मान के चले, क्योंकि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम मान के चलेंगे कि जो प्यूरिन्स हैं वो भी 50% है, जो पिरिमिडीन्स हैं वो भी 50% है। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में आता है कि प्यूरिन कितना है, अगर ये 60-40 का रेशियो दे दें, किसी भी रेशियो में आ जाए, ठीक है? कैसे क्या रेशियो लिखेंगे? 3:2, ऐसा कुछ रेशियो दे दें, या बाई चांस परसेंट दे दें, तो आपको उसको कंसिडर करना है। अगर नहीं देते हैं तो आप 50% ही समझोगे, और अगर 50% समझोगे तो ये आपका 20 हो गया, मतलब कि ए और टी दोनों ही 30% हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट। ओके, सो अभी इनका रूल खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि इतना तो इन्होंने बता दिया कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पेरिडीन। मतलब ये भी कह रहे हैं कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, राइट? अब इन्होंने रूल को, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम क्या ये लिख सकते हैं कि ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी स्पीशीज का मैं 100% मानूंगी तो मैं उसको वैल्यू दे सकती हूँ 1, राइट? ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज 1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं टी प्लस सी, मतलब इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल करके बताती हूँ। ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? रुको, हमने कैसे लिखा था? ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, इतना समझ में आ गया?
मतलब अगर मैं इसको 50% मान, अगर ये 100% है तो मैं इन दोनों को 50-50 ले सकती हूँ, राइट? तो क्या मैं 50/50 1 लिख सकती हूँ? तो यही इन्होंने इसके फॉर्म में लिख दिया कि a+g/t+c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ pyrimidine, और दूसरे केस में ऐसा। ठीक है, ये इन्होंने एक्चुअली न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए दे दिया। ठीक है, ऐसा बता दिया उन्होंने। ओके, अब सेकंड रूल ऑफ चारकफ है। सेकंड रूल ऑफ चारकफ क्या बोलता है कि इन्होंने ये भी बोला जो मैंने आपको अभी बताया कि A इज नॉट इक्वल टू G, मतलब दोनों प्यूरिन जरूरी नहीं है इक्वल, T इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, तो इन्होंने एक और बात बोली कि A+T अपॉन G+C, ध्यान से देख लो इन दोनों, ये थे प्यूरिन्स, अपॉन pyrimidine इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि A+T, जितना A+T है उतना अपॉन G+C है, ऐसा नहीं है, राइट? मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। और उन्होंने ये बात कहा बट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। हर स्पीशीज के लिए ये कांस्टेंट होगा, मतलब सारे ह्यूमंस में ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। सारी एक स्पीशीज में ये वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या था? A+G/T+C इज 1। आप ऐसे याद रखोगे कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू pyrimidine, अमाउंट सेम है। क्या पढ़ेंगे अब हम? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि डीएनए बना कैसे होता है, राइट? और अब हमें ये देखना है कि हमारा डीएनए विच इज 2.2 मीटर्स, ठीक है, ह्यूमन की हाइट भी इतनी नहीं होती, तो 2.2 मीटर्स डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के अंदर कैसे पैक्ड है, और 10⁻⁻8 मीटर न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होगी। ठीक है, तो इसके बेसिक थोड़ा बहुत मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सेल के चैप्टर में, राइट? हमने थोड़ा पढ़ा था, और आज हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। आज डिटेल में देखेंगे कि कैसे डीएनए पैक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल, राइट? इट इज एसिडिक मॉलिक्यूल। और जो हमारे, अब ये डीएनए एसिडिक है तो ये रैप करता है अराउंड द बेसिक थिंग। ठीक है, ये बेसिक प्रोटीन के अराउंड रैप करता है। और कौन सा है वो बेसिक प्रोटीन? हिस्टोन, राइट? ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों है? क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स की चेन होती है ना? अमीनो एसिड्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, और पॉलीपेप्टाइड की जब फोल्डिंग होती है तो उसको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। बेसिक अमीनो एसिड दो ही है, इसलिए आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन का ये हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ। ओके, तो मानो कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, हम्म, ऐसे, राइट? और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होगा। ठीक है, तो मानो ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक्चुअली में 8 पार्टिकल्स का बना हुआ है, मतलब जिसके अराउंड डीएनए रैप करता है वो हिस्टोन एक यूनिट है। वो हिस्टोन क्या है? एक यूनिट है, एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक यूनिट है, और वो 8 पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन की बनी हुई है। ठीक है, 8 पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन्स मिलके बनाते हैं। अब जो ये हिस्टोन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं वो? 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो H2A, H2B, H3 एंड H4, इन सबके दो दो सब यूनिट, इन सबके दो दो सब यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक 8 सब यूनिट्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 8 सब यूनिट्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये जो है ना जिसके अराउंड डीएनए को रैप करना है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है, मतलब कि 8 सब यूनिट्स का बना हुआ है। कौन से 8 सब यूनिट्स? इनके नाम आ सकते हैं।
ठीक है, या तो ये पूछ सकते हैं कि हिस्टोन के ऑक्टामर में कौन सा टाइप हिस्टोन का नहीं होता है, कौन सा टाइप नहीं होता, H1 नहीं होता, और ये 4 होते हैं। H1 का क्या काम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 4 सब यूनिट्स 8 हो गए ना, 4 6 8, तो इसलिए ऑक्टामर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अरेंज्ड कैसे होते हैं इसमें, ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं। सो फ्रंट साइड में 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, और 2 सब यूनिट बैक साइड में होते हैं। ठीक है, ऑक्टामर हो गया। अब ये आप कैसे इमेजिन करेंगे इसको, हमें जैसे थ्रेड होता है, डीएनए को हमें थ्रेड की तरह समझना है। ठीक है, और जो थ्रेड का रील होता है ना, जिस रील के ऊपर थ्रेड को हम लपेटते हैं, है ना, रैप होता है, उस रील की तरह इसको समझना। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है कि डीएनए जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये करता क्या है, मानो अब इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ एक साथ, तो ये इस ऑक्टामर के 2 टर्न्स लेता है, मतलब ये एक टर्न हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, और ये दूसरा टर्न। तो एक ऑक्टामर में, एक हिस्टोन में ये 2 टर्न्स लेता है। ठीक है, फिर ये आगे चला जाता है, फिर से ये 2 टर्न लेता है, फिर से आगे चला जाता है। ठीक है, फिर से 2 टर्न लेता है। ठीक है, मतलब ऐसे करके एक चेन बनती जाती है। तो अगर मैं इस चेन को देखूं तो ये मुझे कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये इस पे रैप है और ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये चेन, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, इस चेन को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, इस चेन को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। मतलब डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन मेक्स अ क्रोमैटिन। और अगर एक यूनिट की बात करूं मैं सिर्फ, कि वन डीएनए की डीएनए अराउंड वन हिस्टोन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोसोम, राइट। तो डीएनए और हिस्टोन एक जो है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और अगर ये चेन फॉर्म में मिल रहा है, मतलब बहुत सारे हिस्टोन के अराउंड अगर डीएनए रैप्ड है, तो उसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन को ही क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, है ना, माला जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी तक, और ये डीएनए जो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप्ड नहीं है, इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। मतलब ये लिंक कर रहा है, दो हिस्टोन्स को आपस में लिंक कर रहा है, हम ऐसे याद रखेंगे। तो ये लिंकर डीएनए। ठीक है, लिंकर डीएनए पे अटैच्ड होता है H1 हिस्टोन। ठीक है, H1 हिस्टोन जो कि बच गया था, जिसका हमें लगा कुछ काम नहीं है, वो लिंकर डीएनए पे अटैच्ड हो। ठीक है, तो लिंकर डीएनए से कौन अटैच्ड होता है, कौन सा हिस्टोन मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इट इज H1 हिस्टोन। ओके, अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आ गया है ना, क्रोमैटिन बन गया। आगे क्या होगा, आगे क्या होता है कि एक और एक और समझो मॉलिक्यूल आता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन भी एक प्रोटीन ही है। मानो कि अब ये आ गया न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्मिन के अराउंड ये क्रोमैटिन रैप करता है। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा इसके आसपास रैप करने के बाद, तो ये ऐसे ऐसे रैप करता जाता है। ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन भी लगे हुए हैं क्योंकि ये तो क्रोमैटिन है, राइट। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन के अराउंड जब रैप करता है, और इसके बाद जब ये बाहर निकलता है, तो डीएनए जो है वो स्प्रिंग जैसा हो जाता है, ऐसे करके उसमें कर्व आ जाते हैं। ठीक है, कर्व्ड डीएनए बन जाता है। ठीक है, स्प्रिंग जैसा। और अब क्या होगा, अब फाइनली क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ये जो है, ये जो क्रोमैटिन है वो रैप करेगा, डीएनए रैप करेगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम में जब ये रैप करता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम में एक प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट, इसका नाम मैंने आपको बताया था, राइट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है NHC प्रोटीन, है ना, नॉन हिस्टोन, हिस्टोन से सेपरेट करते हुए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के अराउंड ये वाला स्पाइरल शेप्ड डीएनए, कर्व्ड वाला डीएनए रैप करता है। ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करके रैप करता जाएगा, और डीएनए जो है वो टाइटली रैप हो जाएगा।
ठीक है। सो 2.2 मीटर डीएनए जो है वो 10 टू द पावर -8 से भी छोटा हो जाएगा। मतलब छोटा नहीं हो रहा है बट वो टाइटली रैप हो रहा है। ठीक है, बहुत टाइटली रैप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाईली कंडेंस्ड डीएनए। ठीक है, लूज डीएनए का अगर नाम आता है तो क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। और हाईली कंडेंस्ड डीएनए क्या होता है? हमारा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्या किया हमने? एक बार रिवाइज करते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मतलब कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को हम बहुत टाइटली पैक कर रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर, राइट। 10 टू द पावर -8 न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम आना चाहिए, तो मतलब इसको बहुत टाइटली रैप होना पड़ेगा, राइट। अब डीएनए जो है वो एसिडिक होता है, तो बेसिक प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड वो रैप करेगा, जो बना हुआ है बेसिक अमीनो एसिड्स का, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, अब ये हिस्टोन जिसके अराउंड डीएनए को रैप करना है वो 8 पार्टिकल्स का बना होता है, 8 हिस्टोन पार्टिकल्स का। और कौन से हिस्टोन पार्टिकल्स होंगे इसमें? हिस्टोन के टाइप्स होंगे H2A, H2B, H3 एंड H। चारों के दो दो सब यूनिट, मतलब कि ऑक्टामर बना देगा। ऑक्टामर बनाएगा तो ऐसा दिखेगा ऑक्टामर। ठीक है, नाउ अब इसके रैप कर लिया। जब इसने रैप किया तो ये कितने लेता है? ये 2 टर्न्स लेता है। अच्छा, एक बात और याद आई इसमें, अ, इसमें न्यूक्लियोसोम पता है ना आपको, हिस्टोन, 1 हिस्टोन के अराउंड जितना डीएनए रैप्ड है। इसमें आता है कि कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, तो इसमें 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं। एक हिस्टोन में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, मतलब कि जो वो 2 टर्न्स हो रहे हैं, 2 टर्न्स में 200 बेस पेयर्स जो हैं वो रैप हो रहे हैं। ठीक है, आगे फिर डीएनए रैप किया, डीएनए रैप होते-होते क्रोमैटिन बन गया। क्रोमैटिन बना, फिर एक और प्रोटीन आया न्यूक्लियोप्लास्ट, जिसके अराउंड उसने और रैप किया, स्पाइरल शेप का हो गया। ठीक है, स्पाइरल शेप हुआ, फिर वो क्रोमोसोम के अंदर गया और ज़्यादा कंडेंस हुआ इसके अराउंड, एनएचसी प्रोटीन के अराउंड। ठीक है, सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के अराउंड उसने और ज़्यादा रैप किया एंड वो ठीक है डीएनए बन गया। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।